नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 20 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ये बजट होगा। इसकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं और आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बजट, और इसमें खास रहेगा कि किस तरीके से जनता को राहत दी जाती है। उत्तर प्रदेश के बजट में सरकार की क्या प्राथमिकता रहती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट, लेकिन बजट सत्र का आगाज आज से है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। बजट सत्र के दौरान क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है महंगाई और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे उठाएगा। बिल्कुल बात करें अगर तो आज जो योगी सरकार के दूसरा कार्यकाल का दूसरा बजट है और इस बजट को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता को काफ़ी संभावनाएं। अगर बात करें सूत्रों के हवाले से 7 लाख करोड़ का बजट का आकार हो सकता है। तो ऐसे में एक 7 लाख करोड़ का बजट का आकार होगा तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनहित के काम हैं उनको रफ्तार मिलेगी। अगर बात करें आज जो विधानमंडल का बजट सत्र है वो शुरुआत उसकी होगी। उसके बाद में कल जो है शोक जो संदर्भ लाया जाएगा। उसके बाद जो है विधानसभा सत्र है उसको स्थगित किया जाएगा और तीसरे दिन फिर यानी कि 22 तारीख को जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है बजट पेश करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो 3 दिनों तक जो है जो अभिभाषण होगा राज्यपाल का, उस पर चर्चा होगी। आज अभिभाषण से ही शुरुआत होगी राज्यपाल के। साथ ही साथ अगर बात करें तो 22 तारीख को सबसे जो महत्वपूर्ण दिन है 22 तारीख, क्योंकि 22 फरवरी को जो है बजट पेश करेंगी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह अपने कमर कसे हुए, जिस तरीके से देखा गया 6 साल के बाद में कल शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने विधायकों की बैठक की थी। विधायकों की बैठक के दौरान कहीं ना कहीं निर्देश दिया कि किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरना है। साथ ही साथ विधायकों को शिवपाल यादव ने कहा था कि पूरी तैयारी के साथ प्रश्न करें कि कोई कसर न छोड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो विपक्ष है वो पूरी तरह से लामबंद हो तरीके से हो चुका है, पूरी तरह सरकार को घेरने की तैयारी में। तो वहीं दूसरी ओर सरकार जो है अपनी कल्याणकारी योजनाएं और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समाप्त हुआ है उसमें 33 लाख करोड़ का लमसम निवेश आया। तो निवेश को कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बना करके हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी उन्हीं के बचाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तैयारी कर रखी है। इस समय अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कानपुर देहात का जो कांड हुआ है उसको लेकर के हंगामा जरूर करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो रोजगार को मुद्दे को लेकर के, साथ ही साथ महिला सुरक्षा को मुद्दा, किसानों को मुद्दे को लेकर के, गन्ना के जो वृद्धि है मूल्य में उसको लेकर के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी है जो सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, चाहे वो सड़क पर हो या फिर सदन में, दोनों जगह पर सरकार को घेरने की तैयारी की। हालांकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उस दौरान जो सतीश महाना है जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने आग्रह किया था सभी से कि जो सत्र है उसको बखूबी चलाया जाए जिससे जनता के जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। इस बार का सदन है काफी बड़ा सदन रखा गया, लंबा सदन है। आज से शुरू होकर के 6 मार्च तक रखा गया है। हालांकि जो सदन था पहले 10 मार्च तक करने की बात हुई थी, लेकिन क्योंकि होली है इसके चलते तमाम जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में होंगे तो ऐसे में सत्र को है 6 मार्च तक ही रखा गया। साथ ही साथ इस बार के जो सत्र होगा उसमें तमाम विशेष चीज़ें होने वाली, जिसमें जो भाषा होती है कार्य की, संसदीय कार्य की, उसको सरल बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि तमाम नए विधायक हैं जो संसदीय भाषा को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं, जिससे आसानी से समझ जाए ऐसी भाषा की जा रही है। साथ ही इसके अलावा बात करें तो जो विधायक हैं बेस्ट विधायक का चुनाव भी इस बार होगा, चुना जाएगा कि कौन बेहतर विधायक पूरे प्रदेश में। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस बार नहीं होंगी। साथ ही साथ संस्कृत जो विद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उम्मीद इस बार जगी है। 10,000 करोड़ तक का उनके जो बजट है इस बार दिया जा सकता है, जिसमें उनको जो छात्रवृत्ति लेकर के आज तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। निश्चित तौर पर आज का जो बजट सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि हंगामेदार होगा। हंगामा शुरुआत से ही होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्रेसिव मोड में है। कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के आने के बाद से जो विधायक हैं वो भी इस बार एग्रेसिव दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार के पास तमाम मुद्दे हैं। वहीं विपक्ष के बाद सरकार को घेरने को लेकर के तमाम मुद्दे, आज तमाम मुद्दे एक दूसरे पर बौछार होगी, तमाम विरोध दिखाई देगा। हालांकि सत्र कितना चलेगा, जनता के हितों के लिए कितनी बात होगी, ये देखना होगा। जी
बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण ये सत्र देखना रहेगा कि किस तरीके से खास रहता है ये बजट आम जनता के लिए भी। ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका खास जानकारी के लिए। संभल में दबंगों की गुंडई देखने को मिली है, जहां दो दबंग भाइयों ने खुलेआम पीएससी के जवानों के साथ हाथापाई की। दरअसल बाइक खड़ी करने को लेकर पीएससी के जवानों से दो दबंग भाइयों ने मारपीट की है। पीएससी के जवानों के साथ मारपीट और बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बहजोई कोतवाली के सादात बाड़ी मंदिर का है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। सादात वाड़ी मंदिर पर ड्यूटी पर तैनात पीएससी जवानों के साथ में दो लड़कों द्वारा भद्रता की गई, मारपीट का प्रयास किया गया। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। एटा कासगंज मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई। 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो रोडवेज बस पलटने से यात्री की मौत हुई है। 2 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो किस तरीके से ये बस पलटी है, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दर्जन यात्री बताए जा रहे हैं जो कि घायल हुए हैं बुरी तरीके से, और शव का पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो एटा कासगंज मार्ग पर बड़ा हादसा ये हुआ है, जहां बस जो है रोडवेज बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई है और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही 2 दर्जन यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी से अब खबर, डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है, जहां बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके से डंपर का ड्राइवर फरार है। डंपर को पुलिस ने बरामद किया है। तो बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके से डंपर का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। तो डंपर को पुलिस ने बरामद किया है। अमेठी से खबर है, डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अंबेडकर नगर से अब खबर, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। झड़प के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के मांझा कमरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 2 लोग घायल हुए हैं, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबेडकर नगर से खबर है, जमीनी विवाद था जिसके चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। झड़प के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। 2 लोग इस झड़प में घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली से अब खबर, सिपाही ने गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। सिपाही शुभम भारद्वाज ने आत्महत्या का प्रयास किया। पीआरवी 224 में तैनात सिपाही ने जीप में ही गोली मारी है। सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, सीओ समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला।
ताज नगरी में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि आगरा किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती को आगरा किला में आयोजित करने की अनुमति दी। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह को लेकर कहा कि शिव की कृपा है, ये चिन्ह मिला, ये सत्य की जीत है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगरा पहुंचे थे, जहां कल खास कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इजाजत दी कि लाल किले के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शिवाजी महाराज की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित था, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से ही हमें धनुष्यबाण मिला है और निश्चित रूप से ये बहुत ही हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। और सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत हुई। इस लोकशाही में, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी को बहुत ही अहम महत्व रहता है और इसलिए चुनाव आयोग का जो निर्णय हुआ है उसका मैंने कल ही स्वागत किया है। और जो सच है सच है, और इसलिए बहुत ही बड़ा फैसला यहाँ पर कल मिला है। नोएडा बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग का सदस्य था साहब सिंह। तो मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस के, जहां घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग का सदस्य था साहब सिंह, जो कि मुठभेड़ में पकड़ा गया है। नोएडा बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी ढेर हुआ है। घुमंतू जनजाति के कुख्यात गैंग का सदस्य था साहब सिंह। नोएडा बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 1.25 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया है। तो 1.25 लाख का इनामी ढेर हुआ है। पुलिस को मुठभेड़ के दौरान सफलता हासिल हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए नोएडा से। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बदमाश जो है ढेर हुआ है, बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। कितना कुख्यात ये बदमाश था? देखिए, कुख्यात गैंग का ये बदमाश है, जनजाति कुख्यात गैंग का ये बदमाश जो 1.25 लाख का इनामी था। नोएडा एसटीएफ के द्वारा गुलाबटी में ये पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा जो एसटीएफ है वो लगातार इस तरीके के जो अपराधी है उनका पीछा कर रही है, और जिसमें मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी जो जिस पर कम से कम कई दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, जिसका नाम साहब सिंह उर्फ सुनील सिंह बताया जा रहा है, और मुठभेड़ में वो मारा गया है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है नोएडा एसटीएफ की, जिसके आपराधिक इतिहास की अगर बात की जाए, लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, कई दर्जनों उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। कितनी घटना नोएडा एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ हर थाने में मुकदमा दर्ज था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है नोएडा एसटीएफ की। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। मुठभेड़ हुई है जिसमें एक साहब सिंह और सुनील नामक व्यक्ति है, जिस पर बताया जा रहा है कि गुंडा से 1 लाख का इनाम है, तथा हमारी जनपद से इस पर 25,000 का इनाम है। यह घर में घुस करके डकैतियाँ डालते हैं, जिसमें लोगों को परवार करते हैं। इसमें लोगों की हत्याएँ भी हो गई हैं। वो नाम बताया गया, कई लोग उसमें घायल हुए थे। आज मुठभेड़ में उसको घायल हुआ था, उसके पैर और सीने में चोट आई थी, गोली लगी थी। उसको उपचार के लिए ले जाया गया था। पहले गुलावटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया था, फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया इसको जिला अस्पताल में आने पर उसे घोषित कर दिया गया है, उसे मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई। बागपत से अब खबर। बागपत में गुरमीत राम रहीम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में घोड़े के साथ दौड़ते नजर आ रहा है।
दौड़ने से फिट रहने की बात भी कर रहा है। बागपत के बरनावा आश्रम में ठहरा है गुरमीत राम रही। मेरठ के पल्लवपुरम में अवैध रूप से रास्ते का निर्माण कर रहे बिल्डर का विरोध करना बीजेपी नेता को उस वक्त भारी पड़ गया जब बिल्डर के सुपरवाइजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करते हुए अपहरण का प्रयास किया। ये पूरा मामला पल्लवपुरम स्थित फेज 1 का है। दरअसल फेज 1 निवासी गौरव मलिक एडवोकेट और बीजेपी के महानगर मंत्री हैं। गौरव मलिक का आरोप है कि शील कुंज कॉलोनी के बिल्डर पल्लवपुरम फेज 1 में रास्ते पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। रास्ते को लेकर पहले से ही दो पक्षों में विवाद चल रहा है। वहीं अवैध रूप से निर्माण की जानकारी शनिवार को बीजेपी नेता को मिली तो बीजेपी नेता ने घटनास्थल पर पहुंचकर अवैध निर्माण रुकवाने का प्रयास किया। इसी दौरान बिल्डर के सुपरवाइजर शरण सिंह ने अपने साथियों को लेकर बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला बोल दिया। मेरठ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां एक प्रेमी प्रेमिका को परिजनों ने गोली मार दी जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेमिका से घर मिलने प्रेमी शुभम पहुंचा था। इसी दौरान प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस दौरान परिजन अपना आपा खो बैठे और दोनों को गोली मार दी। वहीं दोनों को गोली मारने का आरोप प्रेमिका के भाई, पिता और अन्य सदस्यों पर लगा है। फिलहाल घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना जानी के एक गांव का है। थाना जानी के अंतर्गत पेपला गांव पड़ता है। यहाँ पर एक युवती का जो घर है, इस घर के अंदर एक युवक का गोली लगा हुआ शव मिला था। युवती के जो परिजन है, जब उन्होंने के द्वारा कहा गया जब घर पे है तो युवक का जो शव है वो वहाँ एक कमरे में पड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो युवती है उसकी भी सीने में गोली लगी हुई थी। युवती के जो परिजन है वो युवती उस वक्त तक उनके द्वारा कहा गया कि जिंदा थी, तो उसको लेकर सुभारती हॉस्पिटल गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से जो युवती के घर पे ये घटना घटित हुई है और इसमें अलग अलग तरह के तथ्य इसमें निकल के आ रहे हैं। इसमें पुलिस की हमारी जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच रही है और इसके आधार पर पता चल पाएगा कि ये घटना किस तरह से हुई है। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ इसमें हैंड वॉश और GSR टेस्ट भी करने जा रहे हैं जिससे कि पता चल पाएगी गोली किसके। अमरोहा में अवैध तमंचा के साथ युवकों को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने हथियारों के साथ युवकों को पकड़ा। तमंचा कारतूस की पेटी के साथ वीडियो बनाया। ग्रामीणों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की पुलिस को सूचना दी। आदमपुर क्षेत्र के गांव पांडली का पूरा मामला बताया जा रहा है। अब खबर मेरठ से है। बिग बॉस 16 की सदस्य रही अर्चना गौतम शो खत्म होने के बाद पहली बार मेरठ पहुंची जहां समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और रोड शो भी निकाला। आगरा में सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने से 2 महिलाओं की जलकर मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती। शादी समारोह में खाना बनाते समय यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिकंदरा के सुंदरवन कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। आग बुझाना आया, मैंने आपने आग बुझाई? कितने लोग झुलस रहे थे आग में? आग में कोई नहीं था, सब बाहर थे गेट के बाहर। आग में कोई नहीं था तब कोई नहीं उस था। टाइम पे? हाँ, लेकिन अभी तो पता चला है कि 2 लोग मृतक हैं इसमें। नहीं, 2 तो मृत्यु हुई है जी। 2 मृत्यु पहले हुई है। आपसे पहले हो चुकी हैं? जी हाँ। रामपुर से अब खबर। अखिलेश आजम के नाम का शिलापट तोड़ने का पूरा मामला। शिलापट तोड़ने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामपुर का ये पूरा मामला। अखिलेश आजम के नाम का शिलापट तोड़ा है इस व्यक्ति ने, जहां शिलापट तोड़ने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फरहत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अखिलेश आजम के नाम का शिलापट तोड़ा है व्यक्ति ने, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी फरहत खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो कि शिलापट तोड़ता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बापू मॉल के बापू लिखे हुए शिलापट को तोड़ा गया है, जिसमें अखिलेश यादव और आजम खां का नाम था, उसको तोड़ने के बाद जिस तरह से एकदम से हड़कंप मचने के बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो आरोपी है फरहत खां, उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको आज जेल भेजा जाएगा और उस जेल भेजने के बाद ही इसमें जो है कहीं और नया मोड़ ना आए, इसके लिए भी पुलिस तैयार है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो जिस तरह से पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की है, उसमें तहरीर आई थी नगर पालिका के बाबू की तरफ से, जिसमें रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा था। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इसमें जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी काफी जो है हंगामा किया है। नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को वो विधानसभा के सदन में उठाएंगे, क्योंकि उसमें अपमान सिर्फ अखिलेश यादव या आजम खां का नहीं बल्कि बापू का अपमान है। तो इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है और इसमें अब जो है समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी और मुद्दा बना के चुनाव में उतरेगी। तो जिस तरह से ये जो आरोपी थे फरहत खां चले थे तो नेता बनने, लेकिन पहुंच गए हवालात और अब आज जाएंगे जेल, तो ये अपने आप में उनका पासा उल्टा पड़ गया। वो चाहते थे कि इस मामले में कि वो सुर्खियां बटोरें और सुर्खियां बटोर के नेता बन जाएं, लेकिन ये पासा उनका उल्टा पड़ गया और वो हवालात में इस वक्त हैं और जेल जाने की तैयारी उनकी चल रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, फिलहाल इस युवक की तरफ से कुछ भी पता लग पाया? क्या इसका कहना है, ऐसा क्यों किया गया उसकी तरफ से? अधिकारियों को कुछ पता लग पाया इस संबंध में? नहीं, इसके पीछे जो मंशा थी वो मैंने बताई आपको। अधिकारियों ने भी यही बात कही है कि ये जो था कुछ आजम खां से नाराज था और नाराजगी की वजह कोई खास पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसने ये हरकत की है और ये जिस तरह से शिलापट को तोड़ा है, ये कोई नाराजगी की बात नहीं होती है। होशो हवाश में इसने वीडियो बनवाई है, लोगों के सामने खड़े होकर वीडियो बनाई है और लोग काफी मौजूद थे। अपने और भी लोग ये साथ लेके गया था, वहां इसने शिलापट तोड़ा है और शिलापट तोड़ के ये बात भी कही है कि मैं घूम घूम के जहाँ जहाँ शिलापट होंगे वहां तोड़ूंगा, या प्रशासन खुद हटा ले नहीं तो मैं इसको हटाऊंगा। तो जिस तरह से इसने ये सनसनी सी फैलाई थी, उससे एकदम से प्रशासन हरकत में आया। डीएम ने भी तुरंत इसमें कार्रवाई के लिए कहा और नगर पालिका की तरफ से इसमें तहरीर दी गई। नीता यादव हैं एक समाजवादी पार्टी की महिला विंग की सचिव, उन्होंने भी एक तहरीर दी। तो नगर पालिका की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें संपत्ति के नुकसान के लिए 427, 2, 3, 4 इस तरह से धारा लगाई गई हैं। तो जिस तरह से इसने ये कदम उठाया है, ये इससे लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि ये जो था सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका था इसका और ये नेता बनना चाहता था इसने, इसलिए ये एकदम से सुर्खियों में आने के लिए ये जो हरकत की है। हालांकि ये भी बात सही है कि ये सुर्खियों में भी आए, एकदम से मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया है इस मामले को, लेकिन जिस तरह से ये मामला उल्टा पड़ा है फरहत के लिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ में 7 साल की मासूम बच्ची के अपहरण मामले में हड़कंप मच गया है। मासूम बच्ची घर से 200 मीटर दूर गई थी, जिसके बाद संदिग्ध स्थिति में गायब हो गई। घटना परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव की है, जहां क्रेशर पर काम करने वाले दंपत्ति की 7 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर से कुछ सामान लेने के लिए दुकान तक गई थी, लेकिन बच्ची काफी देर बाद भी घर नहीं लौटी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस पिछले 12 घंटे से सर्च ऑपरेशन चला रही है, उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। 2 दिन पहले थाना परीक्षितगढ़ में नारंगपुर गांव से एक 7 साल की बच्ची शिवांगी लापता हो गई थी। इस संदर्भ में पुलिस लगातार सक्रिय रूप से काम कर रही है। जो भी संभावित स्थान हो सकते हैं, जो भी आसपास के गांव हैं, सब जगह तलाशा गया है, उसके पंपलेट लगाए गए हैं और डॉग स्क्वाड इन सब की मदद ली गई है। सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग आसपास के खेतों वगैरह में दिखवा रहे हैं। अभी तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और गांव परिवार की मदद के माध्यम से भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।